नमस्कार। आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हम पढ़ चुके हैं। जैविक घटक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जैविक घटक का अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैसे बताया गया है, एक जैविक और दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत हम स्थल, जल, वायु आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जैविक घटक का अध्ययन करेंगे। जैविक घटक के अंतर्गत जीव जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, मानव आते हैं। यानी जीव जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, मानव को रखा गया है। जैविक घटक को यह भी बताया गया कि जैविक घटक को आवास या जैविक घटक को आधार प्रदान करते हैं कौन? अजैविक घटक। जैविक घटक को आधार कौन प्रदान करते हैं? अजैविक घटक। यानी कि स्थल, जल और वायु अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं और यही जैविक घटक को जीवन प्रदान करते हैं। और जैविक घटक के इन्हीं से मिलकर जैविक घटक के जो तत्व हैं, जीव जंतु हैं, पादप हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मानव हैं, इनसे रचना होती है जैवमंडल की। इनसे जैवमंडल की रचना होती है। तो आता है इससे एक प्रश्न कि जैवमंडल में कौन कौन शामिल हैं? जीव जंतु हैं, पादप हैं, सूक्ष्म जीव हैं और मानव हैं। इनको आधार या निवास क्षेत्र कौन प्रदान करता है? अजैविक घटक प्रदान करता है। आगे हम इसी में देखते हैं कि जैविक घटक या पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उत्पादक जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता उपभोग करते हैं। अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और कवक आते हैं। जीवाणु और कवक अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अब उत्पादक इस सतह पर यानी पृथ्वी पर जो भी यानी कि संपूर्ण जैविक घटक का ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और इसी क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? हरे पौधों में पर्णहरित में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहा जाता है। ये क्रिया ऐसे 6CO2, 12H2O, पर्णहरित, प्रकाश निर्माण करते हैं C6H12O6, 6H2O और 6O2। और ये सूत्र किसका है? ग्लूकोज क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यकता किसकी पड़ती है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, खनिज, जल की आवश्यकता होती है।
और इनकी उपस्थिति में हरे पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अब जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, हमने कहा नहीं, सूर्य संपूर्ण सतह पर ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो विकिरण तरंगों के माध्यम से आता है। चालन, विकिरण, संवहन, 3 प्रकार से तरंगें चलती हैं। तो विकिरण तरंगों के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, सतह पर पहुँचता है। सूर्य के प्रकाश में कई रंग होते हैं। जैसे जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा गया तो हमें बैनिया फिनाला यानी कि बैगनी, नीला, यानी कि वो तरंग दैर्घ्य के आधार पर छोटी आकृति, बड़ी तरंग दैर्घ्य। तो हमें पता चला कि सूर्य के प्रकाश से आने वाले रंगों में 7 रंग सतह पर पहुंचते हैं। और सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है तो 83% भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, बाकी को विसरित कर देती हैं। और इस 83% भाग में 4% सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम के निर्माण में पत्तियां उपयोग करती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा तथ्य जानते रहिएगा कि 83% सूर्य के प्रकाश का भाग पत्तियां एब्जॉर्ब करती हैं और उसमें से 4% भाग क्या होता है, पर्णहरिम के निर्माण में उपयोग करती हैं। और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, लाल और नीला। लाल और नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। किस रंग में बिल्कुल नहीं होती, जैसे कहा गया बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नाम ही है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है। तो एक प्रश्न इससे बनता है, किसका अपचयन होता है और किसका उपचयन होता है। अपचयन और उपचयन टेट में ये प्रश्न आ भी चुका है, किसका अपचयन होता है और किसका उपचयन होता है। अपचयन का मतलब हो गया रिडक्शन, उपचयन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो अपचयन किसका होता है, CO2 का, और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण किसका होता है, जल का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये है कि किस रंग के प्रकाश में जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो प्रकाश की मात्रा बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। एक निश्चित ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन जब ताप अधिक हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, घटने लगती है। प्रकाश के कारण ही पौधे कैरोटीन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और प्रकाश जब अधिक मिलता है तो पौधे एक हार्मोन्स, यानी उस पौधों में हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स का अधिक निर्माण होता है। और इस हार्मोन के निर्माण के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, प्रकाश का ये प्रभाव होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे प्रकाश कहीं अधिक पड़ता है, कहीं कम प्राप्त होता है, तो जहाँ अधिक होगा वो पौधों की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको बताया गया था कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत पड़ता है, पूरे वर्ष वहाँ एक ही ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में प्रकाश अधिक मिलता है, इसलिए ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण अधिक होता है। जब ऑक्सिन हार्मोन अधिक बनेगा तो पौधों की लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे बड़े वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, लंबे वृक्ष कहाँ होते हैं, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में। यह आपको बताया गया कि विटामिन ए का निर्माण, कैरोटीन का निर्माण, पौधों की लंबाई में वृद्धि, ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश पर ही निर्भर होता है। और प्रकाश पर ही निर्भर क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन भी होता है। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए क्योंकि फिर इसको अलग से बताया नहीं जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है, पत्तियों के द्वारा ही होती है, या तनों, पत्तियों और
तनों में पाए जाने वाले रंध्र, एक रंध्र होते हैं, इनके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी किस पर निर्भर करती है? प्रकाश पर, प्रकाश पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न, रंध्रों का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है, क्योंकि और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो कौन सा कार्य ऐसे जो पौधे अगर प्रकाश नहीं मिल रहा है तो भी करते हैं? श्वसन, पौधे भी श्वसन करते हैं। श्वसन की क्रिया प्रकाश यानी रात्र में भी होती है और दिन में भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने देखा कि पौधे क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड लिए और ऑक्सीजन क्या किए? मुक्त किए। लेकिन श्वसन की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। ये जस्ट विपरीत। इसीलिए कभी कभी आपको कहा गया कि रात्र में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पौधे उस समय क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमें अब पौधों के नीचे गर्मी महसूस होती है। आप देखे होंगे, अगर कभी अनुभव किए होंगे कि रात्र में, इसीलिए कहा गया पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन की क्रिया। और जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी भोजन बनाते हैं वही क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अब उत्पादक हो गए। उत्पादक के बाद फिर उपभोक्ता। उपभोक्ता में कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वभक्षी या सर्वाहारी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? शाकाहारी, यानी जो हरे पौधों को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मांसाहारी, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। सर्वाहारी, जो हरे पेड़ पौधों से और मांसाहार का सेवन यानी जीव जंतुओं को खाकर भी अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो उपभोक्ता है एक प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी प्रीडेटर्स और सर्वाहारी या सर्वभक्षी। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन यापन या अपने शरीर का वृद्धि या विकास करते हैं। इसके अंतर्गत है हिरन है, गाय है, बकरी है, टिड्डा है, छोटी कुछ मछलियाँ भी हैं। ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो सीधे सीधे अपने शरीर का वृद्धि और विकास या ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से, पादपों से प्राप्त करते हैं। अब इनको खाने वाले द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे शेर है, हिरन को खाएगा, बकरी को खाएगा, टिड्डा है, टिड्डा को मेढक खा लेगा। इस प्रकार के जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय श्रेणी। फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो इनको अपना आहार बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। उच्च मांसाहारी वे जीव होते हैं जो सभी यानी इन जीव जंतुओं का शिकार करके तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई अन्य जीव इनका शिकार नहीं करता। वो क्या कहलाते हैं? उच्च मांसाहारी। जैसे शेर और चीता, ये किसमें आते हैं? उच्च मांसाहारी। यहाँ पर यही है कि जो अन्य उपभोक्ताओं को शिकार करके अपना भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई जीव इनका शिकार नहीं करता। वो किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च मांसाहारी। प्रेडेटर्स द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता
जो एक दूसरे का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेडेटर्स। और सर्वभक्षी में मनुष्य है, मनुष्य जो मांस का भी सेवन कर लेता है, पादपों का भी सेवन कर लेता है, वो क्या कहलाएगा? सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मनुष्य है। ये है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। अगला है अपघटक, डिकम्पोजर जिसको कहा जाता है। अपघटक, अपघटक में आते हैं जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक आते हैं, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हैं। जीवाणु और कवक क्या करते हैं? यदि पादप, कोई पादप है या कोई जीव है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके कार्बनिक पदार्थ के रूप में पृथ्वी में क्या करते हैं? विलीन कर देते हैं, मिला देते हैं। ये कौन है? जीवाणु और कवक हैं। और इसीलिए चूंकि ये प्रकृति द्वारा है, प्रकृति द्वारा यदि कोई मृत जानवर है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने का कार्य कौन करते हैं? जीवाणु और कवक करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है प्रकृति का मेहतर। प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी या स्कैवेंजर, अंग्रेजी में स्कैवेंजर करके आया है, स्कैवेंजर कहा जाता है। प्रकृति का इन्हें क्या कहा गया? मेहतर। क्योंकि एक प्रकार से सफाई का काम कौन करते हैं? प्रकृति के जीवाणु और कवक। तो इसमें हम जैविक घटक के अंतर्गत आज हम देखें कि उत्पादक कौन है, उपभोक्ता की श्रेणियाँ और अपघटक। अब कल हम इसमें थोड़ा खाद्य संख्या, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, परिस्थिति की पिरामिड का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए